डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। यह एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने जगराम चौराहे पे है। लेक्चर की श्रृंखला में आज तीसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह है भरण पोषण और मेंटेनेंस पे। सारे एक्ट भरण पोषण मेंटेनेंस पे जो बने हैं सबको तो कवर नहीं किया जाता, लेकिन जहां तक कवर हो रहा है इसमें आप देखिए, एक तो नया लॉ जो आया है सीआरपीसी के स्थान पे वीएनएसएस, ये है। सारे एक्टों का एक अगर आप कंप्रिहेंसिव अध्ययन करें तो पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम लॉ अलग मेंटेनेंस, हिंदू लॉ में अलग मेंटेनेंस और सीआरपीसी में अलग मेंटेनेंस की बात की गई है। सीआरपीसी में मेंटेनेंस का जो आधार है वह है ये कमला देवी बनाम भगवान दास का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका नेचर सिविल है। 144 से 47 तक का नेचर सिविल है। तो आइए हम सबको एक बार आपको बता देते हैं। मेन यह है कि मेंटेनेंस के मामलों में सबसे बड़ा जो एक्ट है वो है सीआरपीसी या वीएनएसएस। सीआरपीसी वीएनएसएस के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो व्यक्ति भरण पोषण पाएंगे सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए ये मुकदमे लाए कहाँ जाएंगे, क्योंकि सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा है, लेकिन ये सारे के सारे मुकदमे पारिवारिक न्यायालय में लाए जाते हैं। पारिवारिक न्यायालय धारा 19 में तो अपील का प्रावधान है, धारा 7 इसमें बताता है कि सारे मामले फैमिली कोर्ट में लाए जाएंगे। फैमिली से संबंधित जितने मामले हैं सब फैमिली कोर्ट में लाएंगे। ये सारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक जान लें। ये इसलिए बताया जा रहा है कि 3 साल की जो प्रैक्टिस लग रही है तो यही प्रैक्टिस देखा जाएगा। अर्थात फैमिली कोर्ट के सारे पारिवारिक मामले सारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे। सेक्शन 7 में इसका प्रावधान है क्षेत्राधिकार का, और 19 में है अपील वगैरह के बारे में। तो आइए देखते हैं भरण पोषण के बारे में सीआरपीसी का प्रावधान। भरण पोषण सीआरपीसी में जो प्रावधान दिया गया है 144 से 147 और सीआरपीसी 125 से 128, इन दोनों में भरण पोषण पाने वाले जो लोग हैं पहले उनको आप जान लीजिए। इसमें है पाने वाले 4 चेयर्स हैं, 4 कुर्सियां रखी गई हैं। इनमें पहले पे पत्नी को रखा गया है, दूसरे पे बच्चों को रखा गया, और वे बच्चे चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, लेकिन बच्चों चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो मगर अवयस्क होने चाहिए। तो दूसरे में धर्मज अधर्मज बच्चे चाहे शादी हो चाहे बिना शादी हो, अगर अवयस्क हैं वो मेंटेनेंस पाएंगे। और तीसरी चेयर जो रखी गई है वह बच्चे धर्मज अधर्मज हों चाहे वयस्क हों वो भी पाएंगे, बशर्ते को विकलांग बच्चे हों। मगर विवाहित पुत्री है, विकलांग है, फिर भी वो नहीं पाएगी, उसका हस्बैंड मेंटेनेंस देगा। चौथी चेयर रखी गई है माता और पिता का, और अगर मध्य प्रदेश में है तो दादा और दादी का। इतने लोग मेंटेनेंस पाएंगे। इस प्रकार के मेंटेनेंस में अगला क्वेश्चन उठता है, यह मेंटेनेंस में क्या मुस्लिम लेडीज भी पाएगी? यस, तलाकशुदा मुस्लिम लेडीज भी पाएगी। और यह लेडीज इद्दत काल का कोई बाउंडेशन नहीं है, इद्दत काल के बाद भी पाएगी। अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य 2024 का लेटेस्ट निर्णय आ गया है कि एक मुस्लिम स्त्री अपने इद्दत काल के बाद पाएगी। विवाह टूटने के बाद 4 महीने 10 दिन 3 चंद्रमास की अवधि को इद्दत काल कहते हैं। उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है, अर्थात जब तक दूसरी शादी नहीं करेगी तब तक वह भरण पोषण एक मुस्लिम लेडीज पाएगी। अब एक प्रश्न है, विवाहित स्त्री पाएगी? यहां पे तलाकशुदा पाएगी तो यहां विवाहित भी पाएगी, तलाकशुदा भी पाएगी जो पुनः विवाह ना किया हो, हिंदू भी पाएगी, मुस्लिम भी पाएगी, दोनों स्त्रियां, धर्म का कोई विभेद यहां पर नहीं है। प्रश्न है विवाह के बारे में, सबूत के बाद के बारे में। तो लेटेस्ट निर्णय अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है 2025 में, हारून बनाम सबीना का। इस केस में कहा गया है कि मेंटेनेंस के मामलों में पत्नी को अपने विवाह को संदेह से परे नहीं साबित करना है, कठोर साक्ष्य नहीं देना है। 18 मार्च 2025 को फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक जजमेंट हुआ जिसमें पत्नी को कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में ऑर्डर दिया मेंटेनेंस देने का हारून को। हारून चले आए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अनिल के द्वारा यह निर्णय दिया गया जिसमें हारून ने यह चैलेंज किया ये मेरी पत्नी नहीं है और इनसे मेरा निकाह नहीं हुआ था, और सबीना का लॉयर ये साबित कर दिया
कि सबीना के जो निकाहनामा है उस पे जो साइन है और जो इलाहाबाद में पिटीशन पड़ी है या जो कचहरी में पिटीशन है उसकी साइन से इनकी साइन मिलती जुलती है। तो न्यायमूर्ति अनिल ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर साक्ष्य की जरूरत नहीं, सिविल मैटर है, इसका नेचर सिविल है, इसलिए इसमें कठोर साक्ष्य की जरूरत नहीं है। जहां पर सिविल मैटर होता है वहां पर कठोर साक्ष्य की जरूरत नहीं है, यानी सबीना को संदेह से परे अपने विवाह को साबित नहीं करना पड़ेगा। मेंटेनेंस पाने के लिए मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो 125 में शादी में संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिला दिया और कहा कि फतेहपुर के द्वारा दिया गया पारिवारिक न्यायालय का निर्णय सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, भरण पोषण का आदेश जो भी पारिवारिक न्यायालय देता है उस भरण पोषण के आदेश से 19(4) फैमिली कोड एक्ट की धारा 19(4) में पारिवारिक न्यायालय के निर्णय से 90 दिन के अंदर यहां पर रिवीजन होगा और मेंटेनेंस के अलावा जितने ऑर्डर दिए जाते हैं सारे ऑर्डर के खिलाफ 19(6) में अपील होती है। यहां पर सिंगल जज रिवीजन सुनता है, यहां पर 2 जज डिवीजन बेंच अपील सुनते हैं। तो ये सबीना के मामलों में क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से ये आदेश आया। 125 में पहला जो ये जजमेंट हमने आपको बताया इसका नेचर सिविल है, 125 का नेचर सिविल है 144 का, इसीलिए यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा यह तत्काल रिलीफ दिलाने के लिए इसको सीआरपीसी में रखा गया ताकि निर्णय जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारा गर्दी ना करना पड़े, किसी को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े, इसलिए यहां पर रखा गया है। अतः इसमें सबूत का भार ये सिविल वाला अप्लाई किया गया यहां जाकर के, अर्थात सिविल मतलब यह है कि आपको संदेह से परे नहीं साबित करना पड़ेगा, केवल आपको प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी संभावनाओं की प्रबलता दिखाना पड़ेगा। एक निर्णय और बढ़िया इसमें आया बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह का। इसमें कहा गया उर्मिला बादशाह के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट लास्ट में। बादशाह ने जो ये थे ये उर्मिला के साथ छल से शादी कर लिए थे, पहली विवाह की पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी से शादी इन्होंने कर लिया। न्यायालय ने कहा अगर आपने छल से शादी किया है तो हम आपको दंडित करते हुए 125 में मेंटेनेंस देने का आदेश देते हैं क्योंकि आपने छल इसके साथ किया है। वैसे विवाहित पत्नी ही पाएगी, दूसरी पत्नी नहीं पाएगी, लेकिन छल के मामलों में कोर्ट ने बादशाह और उर्मिला बादशाह के मामलों में उर्मिला को भरण पोषण देने का आदेश इनको दिया। तो ये निर्णय आए। अब आइए थोड़ा सा आपको ले चलते हैं हिंदू लॉ में दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत। दत्तक एवं भरण पोषण के अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेंस की व्यवस्था है, पत्नी मेंटेनेंस पा सकती है और एक ध्यान देने वाली बात हो अलग रहते हुए मेंटेनेंस ले सकती है, पति से अलग रहते हुए। अर्थात पति अगर क्रूरता करता है, रखेल रखता है, उपपत्नी रखता है, बहुत हाई क्वालिटी की डिजीज से परेशान है जो सेक्सुअलिटी डिजीज है, तो अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। ये दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(2) में दिया गया है। अब आते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। हिंदू विवाह अधिनियम में पेडेंटलिटी की व्यवस्था की गई है। पेडेंटलिटी का मतलब है सेक्शन 24 में आपको भरण पोषण इंट्रीम मिलता रहेगा, पेडेंटलिटी इंट्रीम भरण पोषण मिलता रहेगा। ये पति पत्नी से ले सकती, पत्नी पति से ले सकते हैं। इसकी खूबसूरती यहां से थोड़ा सा अलग है। और ये सेक्शन परमानेंट एलिमोनी का है, यहां भी देना पड़ेगा। तो हिंदू लॉ में एक व्यवस्था अच्छी है, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं किया गया है, पति पत्नी को भी देगा, पत्नी पति को भी देगी। अब आते हैं मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस की बात करते हैं। मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के लिए अगर हम पर्सनल लॉ में जाएं तो ये इद्दत काल तक ही कोई पत्नी पाएगी। उनका पर्सनल लॉ कहता है केवल इद्दत काल तक ही हम मेंटेनेंस देंगे, इससे ज्यादा मेंटेनेंस हम नहीं देंगे। लेकिन इस पे जो लॉ चेंज हुआ, विधवाओं की स्थिति में क्या किया जाए, तो विधवाओं के बारे में एक लंबा इतिहास आया। सन 1984 में एक केस आई, अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तब वहां पर जाकर के 1986 में एक लॉ बनाया गया। माननीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक लॉ बनाया, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। उसमें उन्होंने कहा केवल इद्दत तक ही पाएगी, लेकिन यह लॉ फेल कर गया। अभी 24 में फिर आ गया, इद्दत के बाद भी पाएगी, अर्थात इद्दत के बाद भी पाएगी। तो लॉ जो उनके पारिवारिक अपना भले हो, लेकिन अगर सीआरपीसी में औरत आती है तो इद्दत के बाद भी पाएगी। तलाकशुदा है तो इतना और ध्यान रखा जाएगा, रीमैरिज जब तक नहीं करेगी, पुनर्विवाह जब तक नहीं करेगी, तब तक मुस्लिम स्त्री पाएगी। तो मुस्लिम लॉ में संक्षेप में यह हुआ, अगर वो वैयक्तिक विधि में जाती है तब तो इद्दत काल तक पाएगी,
लेकिन अगर सीआरपीसी में आती है तो इद्दत के बाद भी वह भरण पोषण पाएगी। ये संक्षेप ला इनका है मुस्लिम का। तो भरण पोषण पे एक संक्षिप्त ला की जानकारी सभी छात्रों को दी गई। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।